दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण धर्मों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो सेशन है ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं सीन किया है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय, संक्रमण तत्वों की परिभाषा और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेक्चर नंबर 1 में उपलब्ध है। आज का जो लेक्चर नंबर 2 इसमें मुख्य रूप से अपन अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक के आकार का, आयनन विभव, चुंबकीय गुण और रंग, मतलब इन गुण धर्मों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। सबसे पहले अगर अपन बात करें डी ब्लॉक के तत्वों के आकार की, तो दोस्तों परमाणु का आकार या जो परमाणविक त्रिज्या है वो मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है। अध्याय संख्या 3 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी के अंदर कि जो भी परमाणु आकार है या परमाणविक त्रिज्या है वो मुख्य रूप से कितने कारकों पर निर्भर करती है? 2 कारकों पर निर्भर करती है। दोस्तों पहला कारक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और आपको ये पता रखना है कि परमाणविक आकार या फिर जो आकार है ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे आकार में क्या आती है, कमी आती है। जेड इफेक्टिव की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो कारक नंबर 1 था जो आकार को प्रभावित करता था, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसका जो रिलेशन है किस प्रकार से संबंधित होता है ये आकार के साथ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जो दूसरा जो मुख्य कारक होता है जो आकार को प्रभावित करता है दोस्तों वो होता है परिरक्षण प्रभाव। दूसरा कारक कौन सा होता है दोस्तों? परिरक्षण प्रभाव होता है। और इसका संबंध कैसे होता है दोस्तों? ये आकार के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होगी आकार में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। परिरक्षण प्रभाव को आप क्या बोलते हो? शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हो। इंग्लिश में जो परिरक्षण प्रभाव है इसी को आप कौन सा इफेक्ट बोलते हो? शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हो। और जो जेड इफेक्टिव है दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हो? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जहां पर भी ये जो जेड इफेक्टिव प्रभावी कर जाएगा वहां पर आकार में कमी हो जाएगी, और जहां पर भी ये परिरक्षण प्रभाव है ये अगर जेड इफेक्टिव पर प्रभावी हो जाएगा तो वहां पर आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों किस प्रकार से जो 3D श्रेणी होती है डी ब्लॉक के तत्वों की उसमें आकार में परिवर्तन होता है उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 3D जो श्रेणी होती है उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों अपन किसका क्रम देखेंगे, अपन यहां पर डील करेंगे आकार से। किससे डील करेंगे? आकार अदरवाइज साइज से डील करेंगे। और 3D श्रेणी के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं इनके बारे में मैं आपको मेंशन कर देता हूं। सबसे पहला तत्व होता है दोस्तों स्कैंडियम, उसके बाद में होता है टाइटेनियम, देन वेनेडियम, उसके बाद में क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकिल, देन कॉपर एंड देन जिंक। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। तो मुख्य रूप से डी ब्लॉक की जो प्रत्येक श्रेणी है इसमें 10 तत्व उपस्थित होते, और अपन यहाँ पर जो आकार का जो अध्ययन करना है वो कौन सी श्रेणी के लिए कर रही है? 3D श्रेणी के लिए, जिसका स्टार्टिंग किससे होता है? स्कैंडियम से परमाणु क्रमांक 21 से, और एंडिंग कहां पर होती है? जिंक पर परमाणु क्रमांक 30 पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ये पता रखना है कि कौन से तत्व से लेकर कौन से तत्व तक कौन सा कारक प्रभावी होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा पता रखना है कि ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से लेकर दोस्तों ये जो मैंगनीज होता है यहां पर जो जेड इफेक्टिव है, कौन सा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मीनिंग हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दोस्तों किस पर प्रभावी होता है?
परिरक्षण प्रभाव पर क्या होता है, प्रभावी होता है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो जब भी जेड इफेक्टिव प्रभावी हो जाएगा तो आकार में कमी होगी और परिरक्षण प्रभाव प्रभावी होगा तो आकार में वृद्धि हो जाएगी। मतलब स्कैंडियम से लेकर अगर आप मैंगनीज तक मूव करते हो तो दोस्तों इस केस में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो परिरक्षण प्रभाव पर क्या करता है, डोमिनेट करता है, प्रभावी रहता है। तो यहां पर क्या सीन बनेगा कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज है यहां तक आकार में क्या होती है, कमी होती है। सेकंड दोस्तों अपन यहां पर डील करें आयरन से लेकर निकिल तक। ये लीजिए दोस्तों, आयरन से लेकर निकिल तक यहां पर एक्चुअल में दोस्तों क्या सीन क्रिएट होता है, जेड इफेक्टिव मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो लगभग समान होता है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के। किसके इक्वल होता है, ऑलमोस्ट शिल्डिंग इफेक्ट। और दोस्तों अभी मैंने बताया शिल्डिंग इफेक्ट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, परिरक्षण प्रभाव बोलते हो। मतलब यहां पर ना ही तो प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी रहता है ना ही परिरक्षण प्रभाव प्रभावी रहता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो आकार है वो भी क्या रहेगा, लगभग एक समान रहता है। मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकिल इन तीनों का जो परमाणु आकार है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। लास्ट वाले से अगर दोस्तों अपन डील करें जिंक से, कॉपर से लेकर जिंक तक, तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होता है, ये लीजिए कॉपर से लेकर जब भी आप जिंक तक मूव करते हो तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में कौन सा प्रभावी हो रहा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो लास्ट में कौन प्रभावी हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव। तो कॉपर से लेकर जब भी आप जिंक तक मूव करते हो तो इस वाली कंडीशन में यहां पर मेंशन कर रहा हूं दोस्तों मैं डाउन साइड कौन सा कारक प्रभावी हो जाता है दोस्तों यहां पर। तो आपको ये पता रखना है कि जब भी कॉपर से लेकर जिंक तक मूव करते हो तो इस वाली कंडीशन में जो शिल्डिंग इफेक्ट है जिसको परिरक्षण प्रभाव बोलते हो, ये परिरक्षण प्रभाव किस पर प्रभावी हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव पर प्रभावी हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, कॉपर से जिंक की ओर मूव करोगे तो आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपको एक्चुअल में पता रखना है कि कहां से लेकर कहां तक कौन से तत्व तक मूव करने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है और कहां पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपको यही पता रखना है कि आकार को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। पहला हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, अगर ये प्रभावी हुआ तो आकार में कमी हो जाएगी। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव जिसको बोलते हो शिल्डिंग इफेक्ट, और शिल्डिंग इफेक्ट जब भी बढ़ेगा तो आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आपको ये पता रखना है स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज है वहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता, मतलब स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक आकार में कमी होगी। आयरन से लेकर जो निकिल है इनमें जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, लगभग समान होता है। तो इन तीनों तत्वों आयरन, कोबाल्ट और निकिल इन तीनों तत्वों का आकार भी क्या होता है, लगभग समान होगा। और कॉपर से लेकर अगर आप जिंक तक मूव करते हो तो यहाँ पर जो शिल्डिंग इफेक्ट है मतलब जो परिरक्षण प्रभाव है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात कॉपर से लेकर जिंक तक चलने पर आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये तो हो गया दोस्तों, आपने पहला गुणधर्म देख लिया, आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है 3D श्रेणी का। नेक्स्ट वाले गुणधर्म की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वाला गुणधर्म कौन सा, आपके पास आयनन विभव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आयनन विभव के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया प्रदान कर देता हूं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आयनन विभव क्या होता है। तो आयनन विभव का मतलब ये होता है दोस्तों किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का बंध नहीं बनाना चाहिए और साथ में उसकी जो भौतिक अवस्था कौन सी होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। तो जब भी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहते हो, आयनन विभव कहते हो। तो दोस्तों जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हमेशा किसका निर्माण होता है, धनायन का निर्माण हो जाएगा। और आज भी ये तत्व कौन सी अवस्था में रहेगा, विलगित अवस्था में, साथ में गैसीय अवस्था में रहेगा। और साथ में दोस्तों किसका दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, धनायन का निर्माण करता है। और दोस्तों इसके लिए जो बाह्यतम कोश से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, इसके लिए जो आप ऊर्जा उपलब्ध करवा रहे हो उसी ऊर्जा को कौन सा बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्चुअल में ई है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एनर्जी कौन सी है, आयनन विभव है। हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव और इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए
आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन विभव कहते हैं। दोस्तों 12th क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताई है। आपको एक्चुअल में क्या पता रखना है, जो 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, इनके लिए जो आयनन विभव वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर अपन बात करें आयनन विभव की, तो आपको ये पता रखना है कि कौन से ब्लॉक का आयनन विभव अधिक होता है और कौन से ब्लॉक का कम होता है। आयनन विभव को दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईपी। आईपी का मीनिंग क्या हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स आयनन विभव। तो आपको ये पता रखना है दोस्तों, आयनन विभव की अगर अपन बात करें तो जो एस ब्लॉक के तत्व है जो आवर्त सारणी में बाई तरफ उपस्थित होते हैं, तो एस ब्लॉक की तुलना में जो भी आपके पास डी ब्लॉक के तत्व है उनका आयनन विभव क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि जो आयनन विभव की आप बात करते हो, डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होता है, परंतु पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होता है। सेकेंड दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास 3 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और साथ में कौन सी होती है, 6D भी होती है। लेकिन 6D वाली श्रेणी को आप अपूर्ण श्रेणी बोलते हो, इसलिए उसका अध्ययन नहीं करते हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 3D, 4D और 5D श्रेणी है, इनमें से कौन सी श्रेणी का आयनन विभव वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये हिंट प्रोवाइड करा रहा हूं और इसी हिंट से आपके क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। तो आपको ये पता रखना है कि आयनन विभव हमेशा 5D श्रेणी का ज्यादा होता है। 5D श्रेणी के बाद में नंबर आता है दोस्तों 3D का, और 3D के बाद में नंबर किसका आता है, 4D श्रेणी का नंबर आता है। तो आपको यह पता रखना है, जब भी आपको 3 तत्व अलग अलग श्रेणियों के प्रदान कर दे तो उस वाली कंडीशन में ध्यान रखना है कि जो आयनन विभव है 5D श्रेणी का सर्वाधिक होता है, उसके बाद में 3D श्रेणी और उसके बाद में कौन सी श्रेणी का होता है, 4D श्रेणी का होता है। तो ये सामान्य क्या बन जाएगा दोस्तों, आयनन विभव का क्रम बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों जो आकार है, तो आकार में भी मैं आपको एक और यहाँ पर पॉइंट मेंशन करवा देता हूं। आकार में आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आपको अलग अलग श्रेणियों के आकार का कंपेरिजन करवाई, तुलना करवाई, तो उस वाली कंडीशन में आपको पता रखना है कि जो ये 3D श्रेणी है, इससे ज्यादा आकार किसका होता है, 4D श्रेणी का। और 4D और 5D श्रेणी का आकार तो लगभग क्या होता है, एक समान होता है। तो ये भी आपको पता रखना है, आकार है वो 3D श्रेणी से ज्यादा होगा 4D श्रेणी का, और 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, एक समान होता है। और दोस्तों इसका कारण इंपोर्टेंट है, ऐसा क्या हो गया कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग एक समान हो गया। तो दोस्तों इसका कारण होता है लेंथेनाइड संकुचन होता है, जिसको एफ ब्लॉक में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपको यह पता रखना है कि जो 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग एक समान होता है, इसका कारण क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन कारण है। कौन सा कारण है, लेंथेनाइड आकुंचन। तो इसी के कारण लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 4D और 5D की श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन 3D से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेती है अपन यहाँ पर आकार से संबंधित। ये लीजिए दोस्तों, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 डील कर रखा है तो उसके कुछ तत्व मेंशन करता हूं मैं श्रेणी वाइज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन से तत्व में मेंशन कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर मैंने 3D श्रेणी बोल दिया, सेकंड वाली हो जाएगी 4D श्रेणी, नेक्स्ट वाली हो जाएगी 5D श्रेणी। ये लीजिए तीनों श्रेणियां लिख दी। इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 3D श्रेणी का, ये कौन सा होता है दोस्तों, स्कैंडियम। उसके बाद में आता है टाइटेनियम, उसके बाद में आता है वैनेडियम। यहां पर अपन बात करें तो यहां पर आएगा इट्रियम, उसके बाद में आता है आपका जिरकोनियम, जिरकोनियम को जेड से प्रदर्शित करते हो, और उसके बाद में आता है नियोबियम NB। इसी टाइप से 5D श्रेणी की बात करें तो स्टार्टिंग में आएगा लेंथेनम, उसके बाद में आएगा हाफनियम, और उसके बाद में आता है टेंटेलम। इसी प्रकार से ये श्रेणियां आगे चलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3D श्रेणी की तत्व है, ये 4D की, ये कौन सा है, 5D श्रेणी के तत्व है। और आपको ये भी पता रखना है कि यहाँ पर स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, इट्रियम का परमाणु क्रमांक 39 होता है, और लेंथेनम का कितना होता है, 57 होता है। यहाँ पर जो लेंथेनम के आगे वाला तत्व है हाफनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 58 नहीं होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 72 होता है। और यहीं पर कौन सा संकुचन लगता है दोस्तों, एफ ब्लॉक के जो 4F श्रेणी के तत्व उपस्थित होते, जिसको आप कौन से
तत्व बोलते हो, लेंथेनाइड तत्व बोलते हो। इसको स्टार लगा रहा हूं। तो यहां पर इस लेंथेनम के साथ 18 तत्व और रखे गए हैं जो 4f श्रेणी से संबंधित होते हैं और जिनको आप लेंथेनाइड तत्व बोलते हो। तो आपको यह पता रखना है कि 57 के बाद में कौन सा आकुंचन लगता है, लेंथेनाइड आकुंचन क्या करता है, कार्य करता है। तो यहां पर देखो, जब भी आपसे आकार का क्रम पूछे तो आपको ये आंसर आने चाहिए दोस्तों। अभी मैंने आपको एक क्रम लिखवाया है, क्या आकार के लिए जब भी डील करोगे 3D श्रेणी से ज्यादा होगा 4D का, और 4D और 5D श्रेणी का क्या होता है, लगभग समान होता है। कारण क्या होता है, लेंथेनाइड आकुंचन के कारण। लेकिन ये पता रखना है कि जो लेंथेनाइड आकुंचन है वो 57 के बाद में कार्य करेगा, मतलब परमाणु क्रमांक 58 वाले पर कार्य करेगा, क्योंकि उससे पहले आपके लेंथेनाइड तत्व उपस्थित नहीं है। तो यहां पर अगर आपको स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, अगर ये तीनों आपको तत्व उपलब्ध करवाए, जैसे ये बोल दे कि आकार का क्रम बताइए स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम के लिए, तो दोस्तों आपको यहां पर पता रखना है स्कैंडियम से ज्यादा आकार किसका होगा, इट्रियम का, और इट्रियम से ज्यादा आकार किसका होगा, लेंथेनम का। क्योंकि यहां पर 57 पर तो लेंथेनम है। लेंथेनाइड आकुंचन कहां से स्टार्ट होता है, तत्व नंबर 58 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक के तत्व रखे दिए हैं और इन्हीं के कारण लेंथेनाइड आकुंचन होता है। तो यहां पर जो पहली वाला जो श्रेणी है, मतलब 3D, 4D और 5D, इनके जो पहले पहले तत्व है इन पर लेंथेनाइड संकुचन कार्य नहीं करता है। तो यहां पर दोस्तों एक्चुअल में आकार का क्या क्रम रहेगा, 3D से ज्यादा हो जाएगा 4D श्रेणी का और 4D से ज्यादा हो जाएगा 5D श्रेणी का। लेकिन यहां पर जो नेक्स्ट वाले तत्व है जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, यहां पर देखो हाफनियम का कितना परमाणु क्रमांक है, 72, मतलब यहां पर इससे पहले 4f श्रेणी के तत्व उपस्थित है। तो यहां पर कौन सा आकुंचन लगता है, लेंथेनाइड आकुंचन कार्य करेगा। तो दोस्तों इस वाले के लिए क्या आकार का क्रम बन जाएगा, 3D का हो गया टाइटेनियम, 3D से ग्रेटर होता है 4D का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, जिरकोनियम, और अब की बार हाफनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 72 है। तो यहां पर कौन सा कारक प्रभावी हो जाएगा, आपका लेंथेनाइड आकुंचन प्रभाव होगा, और लेंथेनाइड आकुंचन प्रभाव के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं आकार के लिए। वेनेडियम 3D श्रेणी से ग्रेटर होगा किसका, 4D श्रेणी का, और 4D का कौन सा है, नियोबियम है Nb, और यहाँ पर टेंटेलम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 73। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक प्रभावी हो जाएगा, आपका कौन सा प्रभाव प्रभावी होगा, यहाँ पर भी लेंथेनाइड आकुंचन। तो नियोबियम और टेंटेलम है, इनका भी आकार लगभग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक समान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कारक कार्य कर रहा है, यहाँ पर आपके कारक कार्य कर रहा है लेंथेनाइड आकुंचन, और लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्व है इनका आकार लगभग क्या होता है, एक समान होता है। बस एक ही बात का आपको पता रखना है कि जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इसमें लेंथेनाइड आकुंचन कार्य नहीं करता है। इसके आगे वाले जितने भी तत्व है वहां सभी पर कौन सा कारक कार्य करता है, लेंथेनाइड आकुंचन कार्य करता है। ये जो आपने क्रम लिखे वो किसके लिखे, आकार के लिखे। अब दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे थे आयनन विभव। तो आयनन विभव का आपको सीधा सा पता रखना है, सबसे ज्यादा आयनन विभव होता है 5D श्रेणी के तत्वों का, उसके बाद में 3D श्रेणी के तत्वों का, और उसके बाद में किसका होता है, 4D श्रेणी के तत्वों का। आयनन विभव से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमियम तथा कॉपर, क्रोमियम तथा जो कॉपर है इसके लिए द्वितीय आयनन विभव, कौन सी आयनन विभव की बात करेगा, द्वितीय आयनन विभव। क्रोमियम तथा कॉपर के लिए जो द्वितीय आयनन विभव है इसका मान अधिक होता है। क्यों, कारण पूछता है इसका, आईपी का मान अधिक होता है। क्रोमियम तथा कॉपर के लिए द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों सिंपल सा कारण होता है इसका, क्या, इसका आंसर आपको यही पता लग रहा है कि क्रोमियम और कॉपर में जब भी आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां से बाहर निकलेगा, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों से बाहर निकलेगा, और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए क्रोमियम तथा कॉपर का आयनन विभव का मान, द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर आप कारण क्या मेंशन कर दोगे दोस्तों, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित के लीजिए कारण मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित
अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में। अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट में लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक होता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक होता है। और दोस्तों यही कारण है जिसके कारण क्रोमियम और कॉपर का द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होता है, क्योंकि क्रोमियम के अगर आप द्वितीय आयनन विभव की बात करोगे तो इसका ईसी क्या बन जाएगा 3d5, और कॉपर के लिए द्वितीय आयनन विभव के लिए इसका ईसी क्या बन जाएगा 3d10 बन जाएगा। तो दोस्तों जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो यहां पर देखो किससे निकलेगा, अर्धपूरित, क्योंकि डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर D5 है तो कैसा भरा हुआ है, अर्धपूरित है, और डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, तो कॉपर में कौन सा हो जाएगा पूर्ण पूरित। तो ये आपको पता रखना है कि क्रोमियम के केस में कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अर्धपूरित, और कॉपर के केस में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूर्ण पूरित। और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अतः इसीलिए क्रोमियम और कॉपर के लिए द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यह आपको पता रखना है क्रोमियम के लिए जब भी द्वितीय आयनन विभव की बात करोगे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्राप्त होगा दोस्तों, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। और जब भी आप बात करोगे कॉपर के केस में, तो कॉपर के केस में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो रहा है दोस्तों, आपको पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वाले पर मूव करते हैं दोस्तों, चुंबकीय गुण। प्रॉपर्टी नंबर 3 है जिसमें अपन अध्ययन करेंगे चुंबकीय गुणों का। आइए इसको डिटेल में देखते हैं किस प्रकार से चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण किस किस पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में आपको यही पता रखना है कि कोई भी परमाणु हो या कोई भी धातु हो या कोई भी यौगिक हो, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है तो हमेशा ध्यान रखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो उसमें कौन सी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, अनुचुंबकीय प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। मतलब वो चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और मान लीजिए कोई भी आपके पास परमाणु है या फिर आयन है, अगर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे है, युग्मित अवस्था में, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो सबसे पहली लाइन दोस्तों यही मेंशन कर रखिए, पदार्थों में अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, जब भी अनुचुंबकीय का गुण पाया जाता है किसी भी परमाणु या आयन में, तो उसका कारण एक ही हो सकता है कि उस परमाणु या आयन में क्या उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही था, पदार्थों में अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। और मान लीजिए अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित अवस्था में, तो फिर उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी, और वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होती है। तो नेक्स्ट वाला कथन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। तो यहां से सारांश क्या निकल रहा है कि अनुचुंबकीय के गुण के लिए परमाणु या आयन में क्या उपस्थित होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। और दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सभी कौन सी अवस्था में रहते हैं, युग्मित अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, अतः इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया जाता है। मतलब आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि जो चुंबकीय गुण है वो एक्चुअल में किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तथा इसकी गणना निम्नलिखित परचक्रण मात्र सूत्र द्वारा की जा सकती है। मतलब कोई भी अगर आपको आयन या परमाणु देकर अगर उसमें चुंबकीय गुण की कैलकुलेशन करवाई, गणना करवाई, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, और सूत्र कौन सा है, परचक्रण मात्र सूत्र है। और इसका क्या फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू, सूत्र अच्छे से देखना दोस्तों, इंपोर्टेंट सूत्र होता है। तो सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र ये बनेगा, म्यू इज इक्वल टू
अंडर द रूट एन एन प्लस 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। म्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट एन एन प्लस 2, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और दोस्तों इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो, बी एम के द्वारा। और दोस्तों इस वाले फॉर्मूले में जो एन आ रहा है, ये एन एक्चुअल में किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके लिए भी नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में राइट डाउन कर रखा है। ये लीजिए नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, यहाँ n इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब यहाँ पर n किसको प्रदर्शित कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तथा म्यू चुंबकीय आघूर्ण है, मतलब यहाँ पर ये जो म्यू है ये चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। और इस फॉर्मूले में जो n लिखा हुआ है, ये n किसको प्रदर्शित कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मात्रक क्या होता है दोस्तों, बोर मैग्नेटोन होता है, जिसका मात्रक क्या है, बोर मैग्नेटोन है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सारांश क्या निकल रहा है, एक ही सारांश है कि अनुचुंबकीय जो गुण है वो परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। अगर किसी भी परमाणु या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो फिर वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। अब दोस्तों कुछ सवाल अपन सोल्व करते हैं चुंबकीय आघूर्ण पर आधारित। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं चुंबकीय गुण पर आधारित। जैसे सबसे पहला सिंपल सा सवाल अपन सोल्व करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, आपको ये मेंशन कर दिया, कोई भी आपको तत्व बोल दिया, जैसे टाइटेनियम बोल दिया, Ti, ये हो गया टाइटेनियम। 3D सीरीज से संबंधित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको पता रखना है। और आपको ये बोल दिया कि टाइटेनियम के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो दोस्तों टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 22 होता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को सीन किया तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लिखते हो आर्गन को, 18 तक आ गया। उसके बाद में कौन सा सबसेल आता है, कोस आता है 3D, और उसके बाद में कौन सा आता है, 4s आता है। टाइटेनियम का 22 परमाणु क्रमांक है, तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 4s2 और 3d2 बन जाएगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को सीन कीजिए, इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेंशन कर दिया। आर्गन तक तो दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, युग्मित अवस्था में। आपको इनको चेक करना है 3D और 4s को। तो आपको मैंने ये भी बताया कि जो D होता है उसमें कितने कक्षक होती है, 5 कक्षक होते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर कितने कक्षक बना दिए, सबसे पहले 5 कक्षक का निर्माण कर दिया। ये लीजिए फर्स्ट कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये तो कौन से कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है, 3D को। नेक्स्ट वाला कौन सा है, 4s। और बताइए दोस्तों S के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 1। तो ये लीजिए मैंने S के लिए कितना कक्षक बना दिया, एक कक्षक बना दिया। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 4s को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरना, और आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा आवर्त सारणी में और परमाणु संरचना वाले चैप्टर के अंदर की 4 नियम होते हैं, आकबाउ सिद्धांत, हुंड नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए समान ऊर्जा के कितने कक्षक उपलब्ध है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तब तक प्रत्येक समान ऊर्जा वाले कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए। तो यहाँ पर बताइए डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2। तो यहाँ पर युग्मन नहीं होगा। युग्मन कब स्टार्ट होता है, जब समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, उसी के बाद में युग्मन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 2। तो ये लीजिए बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2। तो ये लीजिए 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2। क्योंकि 4s में एक ही कक्षक है और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। ये कौन सी अवस्था में आ गई, युग्मित। आपको किसकी गणना करनी है, आपको गणना करनी है चुंबकीय आघूर्ण की। किससे प्रदर्शित करते हो, म्यू से। क्या फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का, अंडर द रूट n+2, ये फॉर्मूला होता है। और मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटोन होता है। और चुंबकीय आघूर्ण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहां से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन तो कौन सी अवस्था में आ गए, युग्मित। जब भी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनको युग्मित अवस्था बोला जाता है, कपल्ड फॉर्म बोला जाता है।
तो यहाँ पर देखिए 3D में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2, 4s में कितने 0। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो रही है दोस्तों, n इक्वल टू 2। तो इस वाले n की वैल्यू को चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये लीजिए n की जगह 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 + 2। सोल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 + 2 हो गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो किया तो कितना हो गया 8। तो इसका क्या आंसर आएगा √8 आंसर आएगा। और मात्रक जरूर लिखना आपको एग्जाम में, नहीं तो कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और सोल्व करते। ये तो मैंने सिंपल बनाया था। सेकंड वाला देखेंगे अपन आयन का। ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को यहाँ पर ये बोल दिया, जैसे क्रोमियम +1 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो किस प्रकार से आप क्रोमियम +1 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करोगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्रोमियम में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक आ गया। उसके बाद में आपको क्या मेंशन करना है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 24 परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, आर्गन आ गया सबसे पहले, 18 तक कवर कर लिया। उसके बाद में कौन सा उपकोष आएगा 3D, और उसके बाद में कौन सा आएगा 4s आएगा। अगर अपन यहां पर मैं बात करूं सिंपल क्रोमियम की, तो दोस्तों सिंपल क्रोमियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सिंपल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था 3D5 और 4s1 होता था। क्योंकि क्रोमियम और कॉपर का असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। कारण भी बताया था आपको, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोषों का स्थायित्व अधिक होता है। और दूसरा क्या कारण बोला था, ns तथा n-1d उपकोषों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसी कारण क्रोमियम और कॉपर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा प्राप्त होता है, असामान्य प्राप्त होता है। तो ये तो कब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब ये कौन सी अवस्था में था, उदासीन अवस्था में। लेकिन यहाँ पर क्या बना कर दिया +1। +1 का मतलब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से हटेगा, सबसे बाह्यतम कोष से। और सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s वाला है। तो दोस्तों ये तो क्रोमियम उदासीन था, उस अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर किसका मेंशन करना है, +1 का। तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहां से हटेगा, बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s वाला। तो दोस्तों 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 0। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, क्रोमियम में +2 का है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या मेंशन करना है, कक्षक। आर्गन तक तो सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होते हैं, युग्मित। कौन से बनाने, 3D। डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5। ये लीजिए मैंने 5 कक्षक मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। कौन से कक्षक है ये, 3D। नेक्स्ट वाला कौन सा, 4s। s में कितना कक्षक है 1, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 4s। d में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने आपको समझाया है क्या, कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए। तो ये लीजिए पहला वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। तो ये कैसा रहेगा, वेकेंट रहेगा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रही है, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2। ये लीजिए √n n+2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये लीजिए n की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई आपको 5। तो ये लीजिए 5 प्लस क्या हो जाएगा 2। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो गया 7। 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 35। तो आंसर क्या आ जाएगा √35 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका आंसर होगा दोस्तों क्रोमियम में +1 के लिए। एक लास्ट एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं दोस्तों आज के वीडियो सेशन का। ये लीजिए लास्ट जो एग्जांपल आपको, एग्जांपल नंबर 3। और एग्जांपल नंबर 3 में दोस्तों आपको ये मेंशन कर दिया कोबाल्ट +3 के लिए बोला है। किसके लिए, कोबाल्ट +3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा इसका, जब ये उदासीन अवस्था में होगा कोबाल्ट, तो पहले आर्गन, उसके बाद में 3D उपकोष और उसके बाद में 4s उपकोष। अगर उदासीन अवस्था में होता तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता, 4s2 और 3D पर कितना आता, 7 इलेक्ट्रॉन आते। लेकिन यहाँ पर कितना प्लस बना रखा है, +3। +3 का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आपको हटाने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको यहां से हटाने पड़ेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो कहां से हटेगा, s से। तो s से कितने हटा दिए 2, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से हट जाएगा, d से। तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा दोस्तों इसका,
4s में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 0, डी में 7 था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा तो डी में कितने आ गए 6 आ गए। अब क्या करना, आपको कक्षक बना दीजिए। आर्गन तक तो सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होती है, युग्मित अवस्था में होती है। डी में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है 3d को, और नेक्स्ट वाला दोस्तों किसको प्रदर्शित कर रहा है, 4s को प्रदर्शित कर रहा है। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन को भरिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रत्येक जो समान ऊर्जा वाले कक्षक है इसमें प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 वाला आ जाएगा। 4s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये तो कौन सा हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। n का मतलब क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 4। तो यहां से अब आप चुंबकीय आघूर्ण इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। डायरेक्ट में मेंशन कर रहा हूं, फॉर्मूला आपको बता दिया, n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू कितनी है, 4। तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 2। सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये लीजिए अंडर द रूट 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। आगे सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, रूट 24। और मात्रक जरूर लिख कर आना, बोर मैग्नेट्रॉन। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।